यह कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर की। सोनपुर एक छोटा सा गांव है और उसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती है। नाम है सारला। सारला बहुत ही गरीब है और अकेली भी। उम्र करीब 70 वर्ष, पीठ झुकी हुई और बाल रुई जैसे सफेद, जिसका कोई सहारा नहीं। सरला जमींदार के खेत में काम करती और अपना पेट पालती। सारला बहुत ही ईमानदार और मेहनती थी। गांव के लोग उसे सरला माँ कहकर बुलाते थे। सारला शाम को काम पूरा करके घर को लौटती है। घर आकर कुछ खाने को देखती है। हे भगवान, घर में तो खाने को कुछ भी नहीं बचा है और भूख भी लगी है। चलो किराने की दुकान पर जाकर थोड़ा राशन ले आती हूँ। फिर सरला झुकी कमर के साथ गांव की किराना दुकान की ओर चल पड़ती है। आइए सरला माँ, बताइए क्या सेवा करूँ आपकी। रामू बेटा, घर का राशन खत्म हो गया है और सेठ जी ने अभी तक काम के पैसे नहीं दिए हैं। थोड़ा राशन उधार दे दो। सेठ जी के पैसे देने पर मैं तुम्हारी उधारी चुका दूंगी। अरे सरला माँ, ये सब कहकर शर्मिंदा मत कीजिए। आपको जो चाहिए है ले जाइए, हिसाब बाद में कर लेंगे। फिर सरला सामान लेकर घर की तरफ लौटती है। घर जाकर सरला अपने लिए कुछ खाने को बनाती है। अगले दिन सरला को काम पर जाने में देर हो जाती है। तभी सेठ चंद्रपाल सरला से कहता है, बूढ़ी माँ, आज आपको आने में देर हो गई है। सभी मजदूर आ चुके हैं, आगे से देर मत करना। सेठ जी, आज थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। फिर सरला अपने काम पर लग जाती है। दूसरी ओर उसी गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। भोला अपनी पत्नी साधना और बेटे राजू के साथ रहता था। उसकी पत्नी साधना बहुत ही समझदार और मेहनती थी। भोला और साधना दोनों खेती करते थे और अपनी रोजी रोटी चलाते थे। आज तो खेत में बहुत देर हो गई है। राजू हमारा इंतजार कर रहा होगा। हमें जल्दी जल्दी काम पूरा करना होगा। हाँ, आज देर तो बहुत हो गई है और काम भी पूरा नहीं हुआ है। एक काम करते हैं, बचे हुए काम को कल सुबह जल्दी आकर पूरा कर लेंगे। राजू घर पर अकेला है, अब हम घर चलते हैं। हाँ, तुम बात तो ठीक कह रही हो। चलो अब घर ही चलते हैं, बाकी का काम कल कर लेंगे। फिर दोनों थके हारे अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। मम्मी पापा, आज आप दोनों को आने में बहुत देर हो गई। मैं कब से आप दोनों का इंतजार कर रहा हूँ। बेटा, आज खेत में काम थोड़ा ज्यादा था, इसलिए घर आने में थोड़ी देर हो गई। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो। हाँ बेटा, बस मैं फटाफट खाना बना देती हूँ। सुनिए जी, तब तक आप भी हाथ मुंह धो लीजिए। हाँ, थकान के मारे मुझे तो बहुत जोर की नींद आ रही है। जल्दी कुछ बना लो, कल फिर सुबह जल्दी उठकर खेत में जाना है। फिर साधना खाना बनाने लग जाती है और राजू अपने पिता के पास बैठकर उनसे बातें करता है। फिर तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह साधना और भोला दोनों खेत के लिए जल्दी निकल जाते हैं। खेत पहुंचकर दोनों अपने अपने काम पर लग जाते हैं। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। चलो, आज का काम तो समय से खत्म हुआ। चलो साधना, अब घर चलते हैं। हाँ चलिए, अब बारिश का भी मौसम हो रहा है, जल्दी घर चलते हैं। कहीं रास्ते में बारिश ना आ जाए। मैंने तो लकड़ी भी सूखने के लिए बाहर डाल रखी है। अगर बारिश आ गई तो सारी लकड़ी भीग जाएगी। फिर दोनों तेजी से कदम बढ़ाते हुए घर की ओर जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने पर वे देखते हैं कि एक बूढ़ी माँ बेहोश पड़ी है। तब भोला साधना से कहता, एक काम करो, तुम घर जाओ। राजू घर पर अकेला है, मैं इन बुरी माँ को संभालता हूँ। ठीक है जी।
इन्हें ध्यान से इनके घर तक छोड़कर जल्दी घर आ जाना। बारिश किसी भी वक्त आ सकती है। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें इनके घर पहुंचाकर सीधा घर ही आ जाऊंगा। फिर साधना वहां से चली जाती है और भोला सरला को उठाने की कोशिश करता है। उठिए बुढ़ी माँ, क्या हुआ है आपको? बुढ़ी माँ उठिए। सरला उठकर इधर उधर देखती है। तब भोला उससे पूछता है, बूढ़ी माँ, आप ठीक हो? मुझे आप यहाँ बेहोशी की हालत में गिरी मिली थी। आपका घर कहाँ है? चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मेरा नाम सरला है। आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी और सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, तो शायद इसीलिए बेहोश हो गई होंगी। बेटा, मेरा घर थोड़ी दूरी पर ही है। फिर भोला सरला को उसके घर तक छोड़ देता है और आसपास देखकर कहता है, बूढ़ी माँ, आपके घर पर कोई नजर नहीं आ रहा है। आपके घर में कौन कौन रहता है? बेटा, इस छोटी सी झोपड़ी में मेरे अलावा और कोई नहीं रहता। मैं अकेली ही रहती हूँ। तो क्या बूढ़ी माँ, आपके घर में आपके अलावा और कोई नहीं है? हाँ बेटा, इस घर में मैं सालों से अकेली ही रह रही हूँ। मेरा एक बेटा था मोहित, जो सालों पहले एक दुर्घटना में मुझे अकेला छोड़कर चला गया, और तब से मैं अकेली ही दिन काट रही हूँ। अच्छा बूढ़ी माँ, मैं अब चलता हूँ। बारिश का मौसम हो रहा है, कभी भी बारिश आ सकती है। घर पर मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। भोला जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अपने घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में बारिश भी शुरू हो जाती है। आ गए जी। उन बुरी माँ को सही सलामत उनके घर तक छोड़ाए ना? उनके बच्चों को बोलकर आए हो ना? हाँ, मैं बूढ़ी माँ को ठीक ठाक उनके घर छोड़ आया हूँ, लेकिन उनके घर पर उनके अलावा कोई नहीं है। वो अकेली ही रहती हैं। चलिए जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अगले दिन सुबह सरला अपने घर के बाहर झाड़ू निकाल रही थी। तभी वहां से गांव का नेता रतन गुजर रहा था। वह कुछ देर रुककर देखता है और फिर वहां से चला जाता है। बिरजू, यहाँ आओ और मेरी बात सुनो। चुनाव नजदीक आ रहे हैं और इस बार अच्छा परिणाम चाहिए। हाँ भैया जी, उसके लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे गांव वाले खुश हों, आपके काम की तारीफ करें और आपको ही अपना नेता बनाएं। बिरजू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना गांव में एक छोटा सा अस्पताल बनवा दूं। हमारे गांव में कोई निजी अस्पताल भी नहीं है। इससे गांव के लोग बहुत खुश होंगे। भैया जी, उसके लिए तो हमें खाली जमीन की जरूरत होगी। वो कहाँ से लाएंगे? उसकी चिंता मत कर। वो जो गांव की खाली जगह है ना, जहां एक झोपड़ी बनी हुई है, वहीं बनवा दूंगा। वैसे भी उस जगह का कोई उपयोग नहीं करता और वो गांव वालों के काम आ जाएगी। भैया जी, उसके लिए पहले गांव के मुखिया जी से बात करनी होगी, क्योंकि वह जगह उन्हीं की देखरेख में आती है। मुखिया जी से मैं बात कर लूंगा। तू वहां से झोपड़ी खाली करा देना। अगर मना करें तो कह देना कि यह काम गांव वालों के भले के लिए किया जा रहा है और उनकी झोपड़ी बीच में आ रही है। फिर रतन के कहने पर बिरजू सरला के पास जाकर कहता है, बुढ़ी माँ, आपको यह झोपड़ी खाली करनी होगी। सरकार का निर्णय है कि यहाँ गांव के लिए अपना निजी अस्पताल बनेगा। बेटा, ऐसा मत करो। इस झोपड़ी के अलावा मेरा और कोई सहारा नहीं है। अगर यह भी न रही तो मैं कहाँ जाऊंगी? अम्मा जी, वह सब आप देख लीजिए। आपके पास एक दिन का समय है। अगले दिन ये झोपड़ी खाली कर देना। यह कहकर बिरजू वहां से चला जाता है और सरला वहीं बैठकर सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है। ये झोपड़ी ही तो मेरा सहारा है। अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? रात को बिरजू मुखिया जी को लेकर सरला के पास आता है। मुखिया जी कहते हैं, आप इस झोपड़ी को कल खाली कर देना। 2 दिन बाद यहाँ अस्पताल बनने का काम शुरू होगा। मुखिया जी, इस झोपड़ी के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो जैसे तैसे अपने दिन काट रही हूँ। आपका घर सरकारी जगह में बना हुआ है और यह अस्पताल बनाने के बीच में आ रहा है।
इसलिए हमें इसे हटाना पड़ेगा। आपके पास कोई लिखित कागज है कि यह घर आपका है? नहीं मुखिया जी, ये घर मेरे बेटे ने लिया था और उसी को सब पता था। वह सालों पहले भगवान के घर चला गया। तो मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। इस घर का आपके पास कोई लिखित सबूत नहीं है और यह सरकारी काम के बीच में आ रहा है, इसलिए आपको यह घर खाली करना ही होगा। अपने लिए कहीं और जगह देख लो। यह कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं और बूढ़ी सरला वहीं बैठकर रोने लगती है। अगले दिन सरला अपना सामान लेकर अपने लिए छत ढूंढने निकल पड़ती है। चलते चलते थककर रास्ते में बैठ जाती है। शाम को वह गांव के एक घर के बाहर जाकर कहती है, बेटा कोई घर में है? बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करे। अरे अम्मा, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। सरला रोने लगती है। बेटा 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, तुमने इस बूढ़ी का पेट भर दिया, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। कोई बात नहीं अम्मा, लेकिन बात क्या है? आप दुखी लग रही हो। बेटा मुझसे मेरा घर खाली करा लिया। सब कह रहे हैं कि वो घर सरकारी जगह में बना हुआ है, इसलिए उसे हटाना पड़ेगा। अम्मा, आप एक काम कीजिए, आप हमारे गांव के मंदिर में चली जाइए, वहाँ आपको कोई कुछ नहीं कहेगा और आप आराम से वहाँ रह लेना। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। अच्छा बेटा, मैं अब चलती हूँ। यह सब कहकर सरला वहां से चल पड़ती है। चलते चलते मंदिर पहुंचती है। मंदिर पहुंचकर पुजारी से कहती है, बाबा मुझे यहाँ आसरा मिल जाएगा, मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं यहाँ काम करके अपना समय काट लूंगी। हाँ माता, आप आराम से यहाँ रहिए। जिनका कोई नहीं होता उन्हें भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, मैं यहाँ सेवा करके अपना समय निकाल लूंगी। रात को सरला वहीं मंदिर में सो जाती है। सरला मंदिर की साफ सफाई करने लगती है और अपना समय बिता रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन मंदिर के पुजारी सरला से आकर कहते हैं, माता, मैं किसी काम से 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। आप मंदिर का ध्यान रखना। कुछ जरूरी सामान रखा है, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। ठीक है पुजारी जी, आप जाइए, मैं ध्यान रखूंगी। और उनकी ये सारी बातें पास खड़ा कालू दादा सुन लेता है। वह कहता है, अरे वाह, यह तो अच्छा मौका है। पुजारी भी बाहर जा रहा है और इस बुढ़िया के सोते ही मैं अपना काम कर डालूंगा। जैसे ही रात होती है, कालू दादा मंदिर के आसपास ही छिपकर देखने लगता है। सरला अंदर जाती है और कहती है, एक बार अंदर देख लेती हूँ कि सब ठीक से रखा है ना। पुजारी बाबा मुझ पर विश्वास करके मुझे यहाँ रखवाली के लिए छोड़कर गए हैं। हाँ, सब ठीक है। रात बहुत हो गई है, अब मैं भी सो जाती हूँ। जैसे ही सरला सो जाती है, थोड़ी देर बाद ही कालू दादा आकर वहाँ से सारा सामान चुरा ले जाता है। सुबह उठकर जब सरला अंदर जाकर देखती है तो सारा सामान गायब मिलता है। सरला घबराकर कहती है, हे भगवान, रात को जब मैंने सोने से पहले देखा था तब तो यहीं रखा था, अब कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। पुजारी बाबा आकर पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर बाद पुजारी जी लौट आते हैं। सरला को उदास बैठे देखकर कहते हैं, क्या हुआ माता जी, आप ऐसे कैसे बैठी हो? सब ठीक है ना? जो काम मैं आपको संभलवा कर गया था उसका ध्यान तो ठीक से रखा है ना?
सरला रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए पुजारी बाबा, वो सामान चोरी हो गया। मैंने रात को सोने से पहले देखा तब तो वही रखा था, सुबह उठकर देखा तो वहाँ नहीं मिला। ये आप क्या कह रही हो? अब मैं मंदिर संगठन को क्या जवाब दूंगा? माताजी, आप अपने लिए कोई दूसरी जगह देख लो। अब मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। आप मुझे माफ करो। और सरला वहां से चली जाती है। वह रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? अब मैं कहाँ जाऊं? एक सहारा मिला था, वो भी अब नहीं रहा। रात को पास के चबूतरे पर सो जाती है। फिर उधर से वही किसान भोला गुजर रहा होता है। सरला को देखकर कहता है, अरे, ये तो वही बूढ़ी माँ है जो कुछ समय पहले मुझे मिली थी। ये यहाँ इतनी रात गए, ऐसी हालत में कैसे? बूढ़ी माँ, आप इतनी रात गए यहाँ ऐसे कैसे सो रही हो? सरला दुखी होकर कहती है, क्या बताऊं बेटा, भगवान इस अभागन की खूब परीक्षा ले रहा है। इतना कहकर सरला रोने लग जाती है। बूढ़ी माँ, आप रोइए मत, मुझे बताइए बात क्या है? बेटा, मुखिया जी ने मेरे घर को सरकारी जमीन बताकर मेरा घर छीन लिया। वहाँ से भटकती हुई मुझे मंदिर का सहारा मिला था, पर वहाँ भी गैर जिम्मेदार कहकर पुजारी बाबा ने निकाल दिया। बूढ़ी माँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। रात बहुत हो गई है, इतनी रात गए बाहर रहना ठीक नहीं है। भोला सरला को लेकर अपने घर पहुंचता है। ये बूढ़ी माँ कौन है और इतनी रात गए इन्हें घर क्यों ले आए? मैं तुम्हें सब बताता हूँ, पहले इन्हें कुछ खाने को दो। खाना खिलाने के बाद भोला साधना को पूरी बात बता देता है। फिर साधना सरला से कहती है, बूढ़ी माँ, आप इसे अपना ही घर समझिए। रात बहुत हो गई है, आप आराम से सो जाइए। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जगा देना। और सब लोग आराम से सो जाते हैं। बेटा, तुम्हें भगवान हमेशा खुश रखे। तुमने इस बुढ़िया को आसरा दिया। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। बूढ़ी माँ, आप कहाँ जाओगी? आपके पास ना घर है ना परिवार। कोई बात नहीं बेटा, कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाएगी। अब तो बस दिन काटने हैं। बूढ़ी माँ, ऐसा मत कहिए, हम है ना आपका परिवार। हाँ बूढ़ी माँ, आप हमारे साथ ही रहिए। हमें भी बड़े बुजुर्ग की छाया मिल जाएगी और आपको एक छोटा सा परिवार। अरे बेटा, तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? नहीं नहीं बेटा, मैं यहाँ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती दादी माँ? आज से आप हमारे साथ इसी घर में रहेंगी, हमारी दादी माँ बनकर। और वैसे भी मम्मी पापा के काम पर जाने के बाद मैं घर में अकेला रहता हूँ। आज से आप मेरे साथ रहना। हाँ बूढ़ी माँ, मान जाइए, आज से आप यहीं रहेंगी बस। मैं आप दोनों का किन शब्दों में शुक्रिया करूं? कल तक जिसके पास रहने की छत तक नहीं थी, आज पूरा परिवार मिल गया। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन बच्चों को हमेशा खुश रखना। कहानी की शिक्षा, दया, करुणा और मानवीयता ही सच्चा धर्म है।